What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता है, कभी कभी टूटने से शुरुआत भी होती है। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, जो पेंसिल होती है वो बीच में से टूट जाती है तो दो पेंसिल बन जाती है, एक दोस्त को दी और एक अपने आप यूज करी और फिर से चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। कई बार आप लोग को जिंदगी में ऐसे रिलेशनशिप मिलेंगे जिनमें आप लोग जब तक पढ़े रहोगे तब तक आप लोगों को लगेगा यार जिंदगी जो है बड़ी अच्छी चल रही है, पर लेकिन कुछ टाइम के बाद में आप लोगों को वो चीजें सफोकेट करने लगती है, पर लेकिन फिर भी आप लोग उसको आगे लेकर चलते रहते हो। आप लोगों को लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छी चीज हमको कभी मिल ही नहीं सकती है। आप लोगों को ये लगता है कि यार यहां से अगर जिंदगी ये मेरी जिंदगी में से चला गया चली गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो जो चीज आप लोग सोचते हैं ना, वो थोड़ा सोचने का अपना नजरिया चेंज करिए। आप लोग हमेशा ये सोचिए कि जिंदगी में आप लोग हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भागते हैं, एक गोल अचीव कर लिया दूसरे गोल की तरफ भागते हैं। दूसरा गोल जब आप लोग को नया मिलता है, क्या वो आप लोगों को बुरा फील कराता है? तो नॉर्मली जिंदगी में भी आप लोगों को जो नए नए लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक इंसान जो है वो बेकार ही मिलेगा, हर एक इंसान जो है वो आप लोगों को इरिटेट ही करेगा। कभी कभी जाकर आप लोगों को जिंदगी में ऐसे इंसान भी मिल जाते हैं जो कि आप लोगों के साथ में मैच करते हैं, तो आप लोगों को उनके साथ में रहना पसंद करना है। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं वो ये है कि जब भी कोई इंसान आप लोगों की जिंदगी में आकर कनेक्ट होना, आप लोग ये देखें कि आप लोगों की जो जिंदगी है वो प्रोग्रेसिव हुई है या फिर रिग्रेसिव हुई है, यानी कि जैसे आप लोग पहले थे उससे ज्यादा बेटर हुए या फिर उससे ज्यादा आप लोग खराब हो गए हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जिंदगी काफी ज्यादा बेटर होती जा रही है इस इंसान के साथ में रहने से और आप लोग एक प्रोडक्टिव लाइफ आगे बना पा रहे हैं, आप लोग शांत स्वभाव में रहकर अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल पा रहे हैं, तो वो इंसान आप लोगों के लिए प्रोग्रेसिव है, उस इंसान के साथ में आप लोगों को रहना चाहिए। पर लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये इंसान जो है जब से इसके साथ में आया हूं ये जिंदगी जो है वो बर्बाद होती जा रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो आप लोगों को उस इंसान से जो है अपनी डिस्टेंस बना लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जितना भी आप लोग उसके साथ में रहोगे, अब रेग्रेशन का फेज आप लोग को आने स्टार्ट हो जाएगा अगर आप लोग उसको सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर जरा जरा सी बात पे इरिटेशन हो रही है, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ाहट हो रही है जिंदगी में, तो इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप जो है उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं रही है, फालतू की चीजों में आप लोग ज्यादा इंडल्ज रहने लगे हैं। तो ये चीजें आप लोगों का पैरामीटर होगा कि इस इंसान के साथ में रहना है या नहीं रहना है। बिल्कुल सीधा सीधा है, अगर जिंदगी अच्छी चल रही है, सही डायरेक्शन में प्रोडक्टिव चल रही है, तो इसका मतलब उस इंसान के साथ में रहना चाहिए। अगर जिंदगी और पीछे जाती जा रही है, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव थे पहले उससे भी ज्यादा आप लोग एक तरीके से अनप्रोडक्टिव होते हुए जा रहे हो, तो उसमें से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओ उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और ये फैक्ट है, जितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर लोगे जिंदगी सुधर जाएगी। वरना उसी चीज को सोचते सोचते फिर जब उम्र निकल जाएगी तो फिर सोचोगे कि यार इससे अच्छा तो पहले ही छोड़ दिया होता, क्योंकि बाद में पता चला उस लड़के का लड़की किसी और के साथ में शादी होगी, आप लोगों को लगे यार क्या कर दिया मैंने जिंदगी में। तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी टाइम रहते हुए। पर लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टाइम रहते हुए ये चीज समझ पाते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं उस चीज को खींचते रहते हैं और खींच खींच कर उसको इतना ज्यादा बर्बाद कर देते हैं कि फिर ये लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, ना आगे ना पीछे। फिर उनको लगता है कि यार जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो वो वाला थॉट, वो वाली थिंकिंग, वो वाला एक सोचने का समझने का तरीका आने से पहले आप लोगों को अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव पाथ में डाल देना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इससे कुछ नया सीख पाएंगे। तो देखता हूं क्या आप लोग कुछ नया सीख पा रहे हैं, तो उससे आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो भी मैं बकवास यहां पर करता हूं कई बार उससे आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बोल जाता हूं, तो आप लोग उसको इसलिए मैं कहता हूं कि फीडबैक जरूर दिया करो, फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मिनिस्टर जो है मुझे याद नहीं रहते हैं, तो कुछ करो उनका जुगाड़। तो मैंने कहा ठीक है जुगाड़ कर देते हैं। कभी कभी जब मेरा मन किया करेगा आप लोगों को किसी न किसी पर्सनैलिटी की फोटो दिखाया करूंगा और आप लोगों से उसका नाम पूछा करूंगा। ये जो सीरीज होगी इसका नाम होगा पहचानो कौन, ठीक है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखता हूं कौन कौन यहाँ पर इनको पहचान पाता है। बहुतों को तो लगेगा यार आसान है यार, ये तो रोज देखते हैं रोज सुनते हैं इसके बारे में। बहुतों को ये क्वेश्चन टफ लगेगा, तो जिनको टफ लग रहा है उन्हीं के लिए, जिनको आसान लग रहा है उनके लिए नहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। काफी प्यारा आज का डिस्कशन ये हमारा रहने वाला है, काफी डिटेल में हम लोग काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोग को आंसर जानने को मिलेगा वीडियो के अंदर, और काफी कुछ डिटेल में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो काफी अतरंगी हमारा ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे के बारे में। तो ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो बेसिकली फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जब ये सेलिब्रेट किया था पंचायती राज डे, वो डेट वो कौन सा ईयर था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइए, कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में आप लोगों को बताना है।
पोंजी स्कीम का नाम आप लोगों ने सुना है? पोंजी स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें आप लोगों को कई बार लोग लुभावनवाद के वादे कर कर कि 1 लाख रुपए दो, 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। जब ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है तो ये धोखाधड़ी करने वाली स्कीम आप लोगों के सामने निकल कर आती है। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के नाम इसका नाम रखा गया था, ये 1919 में। इस पर्सनैलिटी का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक कंट्री के बारे में, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। वो कंट्री जो है वो काफी बड़ा एक लड़ाई का मुद्दा बन गया था जब सोवियत यूनियन और यूएसएसआर कोल्ड वॉर के टाइम पर एक साथ खड़े होते थे एक दूसरे के सामने। और ये जो कंट्री है ये एक मिसाइल क्राइसिस की वजह से भी काफी ज्यादा जानी जाती है। ये मिसाइल क्राइसिस किस ईयर में हुआ था ये आप लोगों को बताना है। इस कंट्री का नाम है यहां पर, उसी के नाम पर इस मिसाइल क्राइसिस का नाम रखा गया था। ठीक है, अभी एक ब्रू कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। आप लोगों को ये बताना है कि ये पहले किस राज्य में रहती थी, फिर वहां से दूसरे राज्य में चली गई और वहां पर इनको सेटलमेंट करने की बात की जा रही है। तो डिटेल में समझेंगे, कई बार न्यूज में रहती है ये कम्युनिटी भी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अभी आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार एक हेलीकॉप्टर है मार्स पर घूम रहा है और ये नासा का है। नासा यूएसए की यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट यहां पर भेजा गया था, एक रोवर, ठीक है, जिसका नाम है यहां पर परसिविरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके साथ में मिलाकर एक हेलीकॉप्टर भेजा गया और पहली बार मार्स पर कोई हेलीकॉप्टर भेजा गया। नॉर्मली ऑर्बिटर तो भेजते हैं या फिर लैंडर भेज देते हैं, पर लेकिन अभी हेलीकॉप्टर भेजा गया जो वहां पर रैंडमली आप लोगों को देखना होगा, जो छोटे छोटे बच्चे थे जब हेलीकॉप्टर लाया करते थे रिमोट का, तो उस तरीके हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा आप लोगों को, समझेंगे डिटेल में। यहां पर इंडिया की जो रैंक है वो आप लोगों को बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कितनी अभी यहां पर बताई गई है, और टोटल 180 कंट्री में से ये रैंक अभी देखने को मिल रही है। अच्छा ये भी बताइए ये जो रैंक है किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, इसी में आप लोगों की फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कौन सा आर्टिकल है ये हमारे संविधान के अंदर, पार्ट 3 के अंदर आता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। इतना आप लोगों को मैं एक हिंट दे देता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया की जो रैंक है वो 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री के अंदर आती है जब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये जिसके द्वारा तैयार की जाती है ये एक थिंक टैंक है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। हमारी जो रैंक है वो कितनी है, टॉप 10 में मैंने बता दी, तो इसका मतलब अंडर 10 होगी। वो अंडर 10 है कितनी, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के हिसाब से ये आप लोगों को बताना है। और किसके द्वारा तैयार किया जाता है वो तो क्वेश्चन वही है जो ऊपर पूछा। ठीक है, तो ये काफी प्यारा आज का डिस्कशन रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये डिस्कशन देखना है, काफी डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग वे में, काफी कुछ हम लोग यहां पर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने है यहां पर ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे क्या है यहां पर, ये है पंचायती राज डे। पंचायती राज सिस्टम ना हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। अभी अगर बात करें तो 2010 से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ताकि पंचायती राज सिस्टम जो है उसको हम लोग एक तरीके से पहचान सके, उसके बारे में बात कर सके, डिस्कस कर सके और उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनाया गया तो उस टाइम पर ये डे ये बेसिकली पंचायती राज सिस्टम उसके अंदर नहीं था। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, बेसिकली ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था। बाद में 1992 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 73वां संविधान में संशोधन, और हमारे संविधान के संशोधन करके यहां पर पार्ट 9 इसके अंदर ऐड किया गया। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पार्ट 9 है और 11th शेड्यूल ऐड किया गया पंचायत के साथ में। द टाइटल पंचायत यहां पर रखा गया और आर्टिकल यहां पर 243 से लेके 243 ओ है यहां पर ये। ठीक है, यानी कि जो भी चेंज किया गया आर्टिकल 243 के अंदर यहां पर, यानी कि 243 के अंदर किया गया। शेड्यूल जो 11th है ऐड किया गया जब यहां पर, तो इसमें 29 सब्जेक्ट यहां पर ऐड किए गए जिसमें पंचायत जो है ये फंक्शन करती है। ठीक है, तो यानी कि इन एरिया में पंचायती राज की पावर है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो यहां पर आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम यहां पर ये 2 पार्ट में मैंने वीडियो बना रखी है, लगभग 3-3.5 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। आप लोगों को भी फायदा होगा, जब इतने सारे लोग देख चुके हैं तो कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ होगा उनको। तो लगभग आधे घंटे की वीडियो है, तो दोनों पार्ट देखेगा डिटेल में, कभी भी कोई भी ना तो क्वेश्चन बचेगा पंचायती राज सिस्टम से और ना ही आप लोग को अभी कंफ्यूजन होगा, किसी के भी सामने जाकर आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी बातें इसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस की है, कौन सी कमेटी है, क्या क्या बातें, बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, तो देखिएगा इसको, जाकर लेक्चर को जरूर सर्च कर लीजिएगा, पंचायती राज सिस्टम बाय वीर, सामने आ जाएगा तुरंत यूट्यूब पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
यहां पर बात की जा रही है शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली यहां पर डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक नॉइज विद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और जो भी यहां पर मोनोमर होते हैं उसकी हेल्प से ये हाइड्रोजन जो सल्फाइड होती है H2S, ये जो पॉइजनस गैस है और फ्लेमेबल भी है, यानी कि इसमें आग भी लग जाती है। तो जो भी कोई गटर गंदगी जो देखने को मिलती है, जैसे आप लोग ये पिक्चर देखिए, कई बार गंदे नाले होते हैं तो यहां पर उनमें यहां पर पता लगा पाएगा। आप लोगों ने कई बार कई सारी लेक के नाम भी सुने होंगे, खासकर कर्नाटक के अंदर कई सारी लेक में आग भी लग जाती थी कई बार, ठीक है। तो उसमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से उसके अंदर आग लग जाती है, तो काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये जो गैस है यहां पर, ये बेसिकली जो माइक्रोबियल जो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर इसके बारे में हम लोग पता लगा पाते हैं तो वहां पर हम लोग कुछ सुधार कर पाएंगे कि इससे पहले कि वहां पर आग लगे, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट है फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, ये कहां पर है, बेंगलोर के अंदर, यानी कि कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक के अंदर कई सारी जो झील है उनमें लेक में आग लगती हुई पाई जाती है। तो ये बेसिकली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो इसके द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर एक एक्सेप्शनल जो सेंसिटिव, ये यहाँ पर एक तरीके से जो कि सेंसर होगा जो यहाँ पर H2S गैस को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग उसके बारे में पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एयरबोर्न मॉलिक्यूल, या फिर यहां पर ये है यहां पर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर काम करेंगे कि किस तरीके से जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी कि इस तरीके से अगर कहीं पर भी कोई ऐसा एरिया है वहां पर कंडीशन और ज्यादा खराब हो, इससे पहले उसके बारे में पता लगा लिया जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आप लोग बोल सकते हैं सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए। आगे चलते हैं, आप लोगों को पहले बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो पहले उसकी लोकेशन देख लीजिए, फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, और यहां से अगर आप लोग जर्मनी के बारे में बात करेंगे तो ये हो गया यहां पर जर्मनी। जर्मनी के बारे में अगर यहां पर बात करें हम लोग यहां पर, तो अभी एक न्यूज है, डिटेल में देख लेते हैं जर्मनी को। बेसिकली ये जर्मनी हो गया, ठीक है। तो जर्मनी के बारे में समझेंगे। कैपिटल हो गया यहां पर बर्लिन, ऊपर हो गया बाल्टिक सी, यहां पर हो गया नॉर्थ सी, ठीक है। आसपास की कंट्री भी थोड़ा देख लिया कीजिए। पोलैंड हो गया, जैसे यहां पर देखिए होता क्या है बेसिकली से, आप लोग कोई कंट्री आज देखते हैं ना, ये मैप में आप लोग याद रखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग को कोई कंट्री देखने के लिए बोला गया तो तुरंत उसके आसपास की कंट्री अगर आप लोग देख लेते हैं तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। क्योंकि आप लोग जब मान लीजिए आप लोगों ने, अभी आप लोगों को बोला मैंने जर्मनी के बारे में देखना, तो आप लोगों ने नीदरलैंड जाकर देख लिया, फिर आगे कभी नीदरलैंड न्यूज में आ गया तो फिर आप लोग जाकर देखेंगे नीदरलैंड है, अच्छा इसके पड़ोस में तो जर्मनी भी है, तो आप लोगों को मैच होने लगती है चीजें। फिर आप लोगों को बोलो कि बेल्जियम देख लिया, अच्छा इसके पड़ोस में तो जर्मनी है, जर्मनी बेल्जियम, और बेल्जियम देखा तो पता चला यार नीदरलैंड भी हम लोगों ने देखा था। तो ऐसे मैप आप लोग तैयार करो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद होती है, स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी न्यूज में रहता है तुरंत जाकर आप लोगों को उसको मैप में देखना है। एक लोकेशन है यहां पर जिसका नाम है स्टुटगार्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में यहां पर ये न्यूज है। समझ लेते हैं अभी क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। अभी जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है जो कि फार राइट ग्रुप है, जो कि बेसिकली फार राइट का मतलब होता है जो नेशनलिज्म की बात करता है, अपने देश, अपनी कंट्री, अपने लोग, उनके बारे में बात करता है। तो ये सिटी जो यहां पर स्टुटगार्ट है, इसके अंदर यहां पर ये ग्रुप है, इनके द्वारा अभी कुछ उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट की गई है। तो इनको 11 मेंबर को यहां पर पकड़ लिया गया, ठीक है। तो पकड़ने के बाद में ट्रायल किया गया। बेसिकली अटैक कर रहे थे मॉस्क के ऊपर, जो मस्जिद होती है या फिर कोई असाइलम सेंटर जो बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं जर्मनी के अंदर में, या इसी के साथ में जर्मन की पार्लियामेंट के ऊपर भी ये प्लान कर रहे थे कुछ ना कुछ अटैक किया जाए। इसी के साथ में ये प्लान कर रहे थे अटैक किया जाए जो पॉलिटिकल जो डिसेंटर, यानी कि एक तरीके से अपोजिशन वाले हैं। इससे क्या होगा, देश के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी, ठीक है। यानी कि अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे एक पर्टिकुलर मुद्दे के तहत। और ये जो सिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी के अंदर। आप लोगों ने मर्सिडीज बेंच गाड़ी का नाम सुना होगा, इसी के साथ में पोर्शे, ये गाड़ी जो है बेसिकली इनके हेडक्वार्टर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। और ये जो स्टुटगार्ट है यहां पर, ये बेसिकली कैपिटल है साउथ वेस्ट जर्मनी के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया है, और ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। आप लोग ऐसे समझिए से हमारी कंट्री मुंबई हो गया, तो इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है वहां पर तो एक तरीके से काफी सारा नुकसान देखने को मिलेगा। तो कई सारे जो अटैक हैं ये बेसिकली लोगों के उसमें भी इंजल पाए जाते हैं, कई सारे लोग मर सकते हैं, कई सारे लोगों की जान जा सकती है। मॉस्क पर अटैक कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी पर किसी पर अटैक कर दिया, अपोनेंट पर, तो ये ऐसी हरकतें की जा रही थी यहां पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ग्रुप जो है ये न्यूज में आ गया है। तो अगर बात करें यहां पर ग्रुप एस, ठीक है, इसको यहां पर ग्रुप एस के नाम से या फिर ग्रुप एस के नाम से भी जाना जाता है। पूछे कहां का, ये तो जर्मनी का है यहां पर ये, ठीक है। तो जो हरकतें कर रहा है अभी रिसेंटली न्यूज में है, और लोकेशन भी आप लोग याद रखिएगा यहां पर ये स्टुटगार्ट, ठीक है। तो ये जर्मनी के अंदर है। कई बार कई सारी सिटी के नाम आप लोग को दे देंगे और बोलेंगे बताइए कहां पर लोकेटेड है, तो आप लोगों को अगर पता रहेगा तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। तो ये चीजें याद रखिए, ठीक है। शॉर्ट न्यूज है, काफी प्यारी न्यूज है यहां पर, खासकर ये सेकंड वाली। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि पीयूष गोयल साहब के अंडर में है,
तो फर्स्ट मीटिंग इनके द्वारा चेयर की गई नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मीटिंग थी, कोई भी फर्स्ट चीज होती है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कि पीयूष गोयल साहब के अंडर में इनके द्वारा देखने को मिली यहां पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया यहां पर ये नेशनल स्टार्टअप जो एडवाइजरी काउंसिल है, ताकि हमारी कंट्री में जो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे आप लोग बोले कि सर एजुकेशन के फील्ड में चलिए मिलकर कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, या तो बहुत कम फीस रखेंगे या फिर फ्री में पढ़ाएंगे। अगर कोई फीस दे पाता है तो उनसे फीस ले लेंगे, अगर कोई नहीं दे पाता है तो उनको फ्री में पढ़ाएंगे। तो ये एक तरीके से एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों ने मान लीजिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को दूसरे एरिया में लगा दिया, किसी और एरिया में, कि चलो अब बच्चों को खाना देना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, किताबें देना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से चीजों को बढ़ाया जा सकता है, जो पैसा आएगा प्रोडक्टिवली उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश की जाती है स्टार्टअप से, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और इसी के साथ में जनरेट करना लार्ज इंप्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया, अकेले बंदे का काम नॉर्मली होता नहीं है, उसमें कई सारे बंदे होते हैं। मान लीजिए अभी मैं बोलूं आप लोगों को चलो मिलकर काम करते हैं, अगर किसी को पढ़ाना है तो बहुत सारे बंदों को पढ़ाना है वहां पर, तो आप लोगों के साथ में मिलकर काम किया जाता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी कि अपने अपने एरिया में आप लोग पढ़ाइए, और आप लोगों को एक एसएलवी चैनल का मैं बैच दे दूंगा और उसके साथ में किताबें प्रोवाइड करा देंगे। लोकल एरिया में जो बच्चे हैं उनसे जो भी आप लोगों को लगे कि उनसे आप लोगों को 50-50, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए जितने भी जो दे सकता है, अगर कोई ठीक दे सकता है तो ठीक ले लो, कम दे सकता है तो कम ले लो। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो स्टार्टअप का मतलब एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बच्चे पढ़ के लिखने के आगे उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, दूसरा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। आप लोग भी एक तो अगर मान लीजिए कोई मेन काम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम भी एक साइड में आप लोगों को मिल जाएगा, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर एक थोड़ी सी आप लोगों को एक जेब खर्च का काम मिल जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर, ओके। अभी यहां पर बात करें, एक पर्टिकुलर इंसान थे जिनका नाम था बैनी मैडोफ, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनको पोंजी स्कीम के चलते 150 साल की सजा मिली थी। 150 साल हालांकि कोई जीता नहीं है, पर लेकिन वही है कि एक बड़ा दंड दिखाने के नाम से ये दंड यहां पर इनको दिया गया। पोंजी स्कीम इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी और दुनिया भर का पैसा लोगों का यहां पर इनके द्वारा चुराया गया था, जिसके चलते यूएसए के अंदर इनको 150 साल की सजा मिली थी। पर 150 साल कोई इंसान जीता नहीं है नॉर्मली, तो ये इंसान जो है ये जेल में ही दम तोड़ गया, अपनी कुछ ही सजा काट कर गया। पोंजी स्कीम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पोंजी स्कीम होती क्या है? ये स्कीम ऐसी होती है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, एक पर्सन ए ने बोला कि यार मैं अभी यहां पर एक स्कीम में गया और उस स्कीम में मैंने अपने 20,000 रुपए लगाए, तो उनके द्वारा बोला गया कि 20,000 रुपए तुम लगाओ और 6 महीने या फिर 1 साल के बाद में तुम अपने इनको 40,000 ले जाना, ठीक है। तो वो इंसान गया तो वो बोलेगा यार उसको पहले क्या करेंगे, उसको 20 के 40,000 इन्होंने दे दिए, वो बड़ा खुश होगा, घर में भी 2-4 को बताएगा यार ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, 2-4 घर वाले जाएंगे, 2-4 यार दोस्त को बताएगा, रिश्तेदार को बताएगा, फिर वो भी वहां पर जाएंगे। तो कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। पोंजी स्कीम का बेसिक बेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मान लीजिए 4-5 लोगों से पैसे ले लिए, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इस तरीके से पैसे ले लिए, पहले ए से पैसे लिए इन्होंने 15,000 रुपए, या फिर ए से पैसे लिए इन्होंने 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 रुपए दिए, इसको बोला कि हम तुमको क्या करेंगे, 1 साल के बाद में हम तुमको 80,000 रुपए देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने इससे पैसे लिए, फिर कुछ टाइम बाद में इससे पैसे लिए, इसके पैसे इसको दे दिए, इसके पैसे इसको दे दिए, इसके पैसे इसको दे दिए। अभी जब इसके पैसे इसको दे दिए, अब ये 5-6 इकट्ठे हो गए। अब ये 5-6 को जब यहां पर पैसे मिल जाएंगे, अब यहां पर कोई एक और पाएगा, डी ई एफ आएगा, ठीक है। अभी इसको पैसे नहीं मिले, तो इनको पैसे मिल चुके हैं सबको। अब ये 15-15, 20-20 आदमियों को जाकर बताएंगे कि यार कोई ऐसी स्कीम चल रही है, ठीक है। तो वो फिर आकर पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे, तो ये लंबी स्कीम चल जाएगी इस तरीके से। एक टाइम ऐसा होगा कि यहां पर जो लोग हैं वो दुनिया भर का पैसा लगा चुके होंगे और ये क्या करते हैं, उसका पैसा उसको दे दिया, उसको दे दिया। जब तक लोग आते रहते हैं तो पैसा चलता रहता है, जब लोग आने बंद हो जाएंगे तो फिर ये पैसा नहीं दे पाएंगे। और फिर ये क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसा तरीका रखते हैं, मान लीजिए किसी ने यहां पर 40 लगाए, ठीक है, 40 लगाए किसी ने, तो 40 की जगह इसको थोड़ा सा कुछ कम दिया जाए, ठीक है। चलिए 40 लगाए इसने, 80 की जगह इसको थोड़ा सा कम दिया, मान 60 दे दिए, ठीक है। पहले वाले ने यहां पर 70 लगाए तो उसको उसका आधा। तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा इनका इकट्ठा होता रहता है। तो जब इनको लगता है बाहर से पैसा आना बंद हो गया, तो फिर स्कीम बंद किया, अपना थैला बटोरा और निकल लिए वहां से, अपना टंडा बिस्ता बोरा उठाया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा ये लेकर भाग जाते हैं। कुछ लोगों को मिल जाता है तो उससे लगने लगता है कि यार सबको मिल रहा है, तो वो लोग इसके भी बहकावे में आने लगते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। पोंजी स्कीम होती है, इनको पोंजी स्कीम की कैटेगरी में रखा जाता है। हमारी कंट्री में भी ऐसी स्कीम आप लोगों को देखने को मिले। तो पोंजी स्कीम ये फ्रॉड होता है, जो बोलते हैं ना कि आओ यार काम करते हैं, मिलकर बिजनेस करते हैं, पैसे लगाओ इतना पैसा मिलेगा। तो कभी भी ऐसे सिस्टम में आप लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही तरीका होता है कि जो फंड आता रहता है एक से वो दूसरे को देते रहते हैं, खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, प्रॉपर कोई कंपनी नहीं होती है, फालतू की चीजें आप लोगों को
देखने को मिलेगी। तो ये जब तक ही पैसा प्रोवाइड कराते हैं, जब तक पैसा आप लोगों को यहां पर दूसरे से मिलता रहेगा। तो पोंजी स्कीम जो है यहां पर ये टर्म जो दिया गया, ये चार्ल्स पोंजी 1919 में यहां पर ये टर्म इनके द्वारा बेसिकली इनके नाम पर दिया गया, जो कि इन्वेस्टमेंट अगर कोई स्कैम ऐसा देखने को मिलता है, हालांकि 18th सेंचुरी में भी यहां पर ऐसे स्कैम आप लोगों को देखने को मिलते थे, पर लेकिन फिर भी अगर बात की जाए यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1800 में भी यहां पर ऐसा स्कीम निकल के था मिड 18th में, ठीक है। तो यहां पर अगर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताऊं कि कैसे पता चलेगा किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, तो सीधा सीधा मतलब है, पहले तो आप लोग ये मत देखिए कि पर्टिकुलर कोई पर्सन आया वहां पर उसके बेस पर वो स्कीम चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं देखना है। आप लोगों को ये देखना है कि ये जो स्कीम चल रही है, ये स्कीम कितनी पुरानी चल रही है। जितनी पुरानी स्कीम होगी पहले तो आप लोग वो देखिए, उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टिकी हुई है अब तक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, आप लोगों को देखना है एफएसबी, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड। क्या ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड के अंदर रजिस्टर है? अगर हां रजिस्टर है तो ये गवर्नमेंट की निगाहों में है, आप लोगों को इसके बारे में पता, इसका मतलब गवर्नमेंट ये रजिस्टर हो चुकी है। तो एक तरीके से आप लोग उसका प्रूफ देखिए कि हां ये रजिस्टर है या फिर रजिस्टर नहीं है। चेक करिए वेबसाइट पर, जो ये वेबसाइट है फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड की, और उनके भी डॉक्यूमेंट देखिए, अगर वहां पर मेंशन है उसके बारे में तो फिर वो स्कीम सही है, फिर आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर वहां पर आप लोग कुछ देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, रिटर्न मिल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये स्कीम क्या होती है, 5 से 6% आप लोगों को बैंक वगैरह देता है, ये 30-30% तक आप लोग ग्रोथ दिखाने की बात करते हैं। तो एक को मिल गया, मान लीजिए हस्बैंड को वाइफ बोल रही है कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है, मेरी सहेली ने बताया, तो वाइफ ने लगा लिया वहां पर। हस्बैंड पहले तो बोलेगा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, पता चला वाइफ को 30% का ग्रोथ मिल रहा है। हस्बैंड बोलेगा अच्छी लग रही है स्कीम, तो वो खुद भी इन्वेस्टमेंट करेगा, 4-5 को ऑफिस में जाकर बताएगा। तो ये पोंजी स्कीम इस तरीके से स्प्रेड करती है, ठीक है। तो एक तरीके से जब इंसान को प्रॉफिट दिखता है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो थोड़े टाइम के प्रॉफिट ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि ऐसा ये चक्कर जो है बना रहे। तो ऐसी स्कीम के किसी भी बुलावे में आप लोग न आइए और अपने घर परिवार वालों को भी इसके बारे में बताइए कि ऐसी स्कीम पे डिस्टेंस बनाकर रखनी है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये जो न्यूज है ये बात की जा रही है क्यूबा के बारे में। क्यूबा एक कंट्री है, अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, तो यहां से आप लोग इसको देखिएगा अपनी कंट्री कंपेयर में, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगी क्यूबा। तो कैरेबियन कंट्री है यहां पर, ये ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, नीचे यहां पर कैरेबियन सी आप लोग को देखने को मिलेगा, ऊपर हो गया यहां पर रसिया। तो क्यूबा के बारे में अगर बात करें तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए, क्योंकि काफी पुरानी न्यूज में भी ये कई बार रहती थी, हिस्ट्री में भी आप लोगों को पोस्ट इंडिपेंडेंट में एक आर्टिकल मिल जाएगा इसके बारे में, क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो ये जो क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस देखने को मिला था, ये भी इसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। 1962 ये उसी टाइम की बात है जब हमारे और चाइना के बीच में झड़प चल रही थी। ये एक ऐसा टाइम था, उस टाइम पर ये लग रहा था कि एक और नई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है। एक साइड में चाइना और इंडिया के बीच में झड़प चल रही है, इधर यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन आमने सामने आकर खड़े हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि माहौल बन गया है वर्ल्ड वॉर 3 का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हो चुके थे ऑलरेडी, और वर्ल्ड वॉर 3 का माहौल बन गया है। पर लेकिन जो भी है जैसे तैसे करके सिचुएशन जो है वो नॉर्मल वहां पर उस टाइम पर हो गई। हुआ क्या था इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले यहां पर अभी क्या चल रहा है। तो राउल कास्त्रो जो है यहां पर अभी एक पर्सनैलिटी थे जो कि काफी लंबे समय से लीड रोल में चल रहे थे, अभी इनको हटाकर एक दूसरी पर्सनैलिटी यहां पर आ गए। तो लगभग 60 साल तक यहां पर इनकी जो घर वालों के द्वारा रूल किया गया। पहले इनके बड़े भाई थे फिदल कास्त्रो, तो फिदल कास्त्रो को रिप्लेस कर राउल कास्त्रो आ गए। अब यहां पर ये 60 साल का रूल खत्म हो गया, अब लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजें यहां पर ओपन इकोनॉमी और कुछ ढंग से चीजें देखने को मिलेगी। जनवरी में यहां पर यूएसए के द्वारा अगर बात की जाए, अरे हाँ 1959 में यहां पर बेसिकली आर्म रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो तब से यहां पर लेकर आज की डेट तक यहां पर अब फिलहाल जो है एक डेमोक्रेसी काइंड ऑफ, हालांकि डेमोक्रेसी तो नहीं बोल सकते पर फिर भी एक लिबरल टाइप ऑफ माहौल है यहां पर, ठीक है। अगर बात करें यूएसए के द्वारा यहां पर इनके ऊपर आरोप लगाए गए टेररिज्म के, ठीक है। तो तब से लेकर यहां पर यूएसए ने कई बार, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कंडीशन खराब करी, यहां पर बराक ओबामा अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को पता है वो एक रिपब्लिकन पार्टी के लीडर है और डेमोक्रेट जो भी अच्छा करते हैं उनके खिलाफ में जाकर ये काम करते हैं। तो इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये स्पॉन्सर टेररिज्म करते हैं। तो इनके ऊपर रिपीटेडली यहां पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और ये एक तरीका हब माना जाता है यहां पर। अगर बात करें 15th सेंचुरी के बारे में, तो 15th सेंचुरी में यहां पर बेसिकली ये जो कंट्री थी ये काफी लंबे समय से कॉलोनी रही स्पेन की, ठीक है। फिर यहां पर अमेरिकन वॉर 1898 में आगे चलकर चीजें थोड़ी नॉर्मल होना स्टार्ट होगी। क्यूबा जो है ऑक्युपाइड कर लिया गया अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, ठीक है। नॉमिनल इंडिपेंडेंट रही, फिर वो चीजें चलती थी। तो यहां पर कई सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट वो सब चीजें देखने को मिली। 1992 तक ये कंडीशन बनी रही, ठीक है। फिर आगे चलकर 1940s के अंदर में यहां पर ये तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई और यहां पर जो फ्लिंको, ये यहां पर बतिस्ता का नाम का एक इंसान आया 1952 में। हालांकि इसके द्वारा भी जो रूल था वो काफी ऑपरेशन करप्शन वाला रहा, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया।
तो फिर आए फिदल कास्त्रो साहब। फिदल कास्त्रो साहब के द्वारा चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की गई और एक कम्युनिस्ट बेस्ड यहां पर रूल स्टेब्लिश किया गया 1959 में बतिस्ता को भगाकर। ठीक है, तो ये जब बतिस्ता को भगाया गया, फिदल कास्त्रो आए, तो इन्होंने सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की गई, तो काफी हद तक इन्होंने काफी अच्छे काम किए और 1965 में यहां पर एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी क्यूबा बन गया। यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जो यूएसएसआर यानी कि आज के में रसिया बोलते हैं, उसका बेसिकली सेम फंडा जो फॉलो करते हैं, ऐसा इनके द्वारा फॉलो किया गया। तो देखिए, अगर मैप में मैं आप लोगों को बोलूं तो एक साइड में तो यहां पर रसिया के यूएसए के द्वारा अपने काफी सारे मिसाइल वगैरह इधर यहां पर इटली और इस पर्टिकुलर रीजन में अपने रखे गए ताकि यूएसएसआर पे डायरेक्ट ये अटैक कर सके। अब इनको भी ऑल्टरनेटिव कुछ चाहिए था, तो इनको क्यूबा मिल गया, तो उन्होंने अपनी मिसाइल वहां पर ले जाकर रख ली। तो यूएसए को मिर्ची लग गई कि यार कल को तो यार जरा सी देर में हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, तो कई बुरी कंडीशन बन गई, आमने सामने आकर खड़े हो गए, वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। हालांकि सिचुएशन फिर नॉर्मल हो गई, चीजों को थोड़ा सा देखा गया कि कंडीशन क्या खराब हो सकती है, तो फिर चीजें सुधारी गई। 2019 में यहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अप्रूव किया गया ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छा किया जाए। राइट टू प्राइवेसी को भी और अच्छे लेवल पर लेकर चलने की बात की जा रही है, जैसे कि प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बात की जा रही है, लैंड अथॉरिटी प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है, तो चीजों को थोड़ा लिबरल बनाया जा रहा है एक नॉर्मल तरीके कंट्री, यानी कि अब वो टफ रूल यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इंप्रूवमेंट की बात यहां पर की जा रही है, तो उसी की वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, लोकेशन और क्या क्या चीजें हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक नेशनल लेवल की न्यूज है, अभी नेशनल लेवल की जो न्यूज है वो कुंभ के मेले के साथ मिलकर है। अभी कुंभ के मेले के अंदर ये बोला गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो ओनली अलाउ करेंगे जो अगर कुंभ के मेले में आप लोग हरिद्वार के अंदर नहाने जाना चाहते हैं। बेसिकली यहां पर कॉन्सेप्ट ये है नहाने का कि गंगा में डुबकी लगाओ और सारे पाप धुल कर आओ। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट माने जाते हैं कि अच्छा यहां पर अगर ये तीर्थ स्थल है, इन पर जाएंगे तो हमारे पुराने बुरे कर्म जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली माना जाता है। तो जो आरटीएस का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो यहां पर पीटी जो पीसीआरएस को बोलते हैं पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, तो ये टेस्ट होता है जो कोविड-19 का टेस्ट करता है। कोविड-19 तो बीमारी का नाम है और SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 ये वायरस का नाम है, तो बीमारी का नाम छोटा है और वायरस का नाम बड़ा है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये यहां पर इसको आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। कुंभ का मेला जो है फेस्टिवल है, यहां पर बेसिकली आप लोग काफी एक इंपॉर्टेंट पवित्र फेस्टिवल देखने को मिलेगा जिसमें काफी मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठे होते हैं। ये माना जाता है कि आसमान से जाकर अगर आप लोग देखो तो चाइना की दीवार और कुंभ का मेला दोनों आप लोग को दिख जाएंगे, तो इतना बड़ा यहां पर देखने को मिलता है। कई सारे साधु संत वगैरह जो भी यहां पर जो एक तरीके से एस्पायरेंट्स हैं, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, वो भी जाकर नहाते हैं यानी कहने का मतलब जो भी यहां पर श्रद्धा रखते हैं वो जाते हैं। कुंभ का मेला जो है यूनेस्को में यहां पर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल मतलब इसको टच नहीं कर सकते आप लोग, उस कैटेगरी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लार्जेस्ट जो पीस जो एक तरीके से एक इकट्ठा लोग यहां पर होते हैं, इसमें अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई लोग इकट्ठा होते हैं तो कुंभ के मेले में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जो कि यहां पर एक काफी पवित्र माना जाता है। ये अलग अलग एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। गोदावरी जो रिवर है इसमें नासिक में देखने को मिलेगा, सिप्रा रिवर उज्जैन में देखने को मिलेगा, गंगा हरिद्वार में, और इसी के साथ में यहां पर गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको संगम भी बोला जाता है। तो हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल पर ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से मैच करने के लिए कई बार आ जाएंगे। रिवर के नाम पूछ लेंगे कहां कहां पर है ये और कौन सी सिटी में है, तो इसके बारे में भी अगर आप लोग आइडिया रखेगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया बेसिकली रखना है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। स्टेट की न्यूज है पर बड़ी प्यारी न्यूज है, क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं। और ये जो बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है। पहले आप लोग नॉर्थ ईस्ट का एक बार मैप आप लोग देख लीजिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। इसमें यहां पर आप लोग को सिक्किम देखने को मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हो गया यहां पर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और यहां पर हो गया त्रिपुरा, और यहां पर हो गया मेघालय, और ये हो गया आसाम। अब आप लोग समझिएगा जिस न्यूज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसके साथ में अब आप लोग अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। समझ लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। यहां पर बेसिकली ये ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटी देखिए आज के डेट में हमारी कंट्री में एक एरिया से दूसरे एरिया में आप लोगों को जाती हुई नजर आती हैं। तो उसी के चलते होता क्या है, कई सारे लोग जो हैं उनको अपने ऊपर अत्याचार दिखता है कि यहां पर अत्याचार हो रहे हैं, तो दूसरे एरिया में जाकर बसने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो यहां पर रिसेंटली अभी मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में गई और उनको त्रिपुरा में ही सेट करने की बात की जा रही है। ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है ब्रू, तो याद रखेगा ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में यहां पर ये न्यूज है। तो क्या क्या न्यूज है यहां पर समझ लेते हैं। तो कहां से कहां जा रही है, तो ये आप लोगों ने देख ही लिया यहां पर। तो कहां से कहां जा रही है, ये बेसिकली जो सेटलमेंट किया जा रहा है मिजोरम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा में। तो मिजोरम कहां पर है, तो आप लोग देखिए मिजोरम यहां पर हो गया, त्रिपुरा कहां है, त्रिपुरा यहां पर हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये भागी किसी न किसी तरीके से कुछ यहां पर झड़प हो गई, उसके चलते कंडीशन बनी। ठीक है, तो यहां पर ये जो बेसिकली एक ये बेसिकली
क्वाड्री ट्राइपाई, बेसिकली 4 जो पार्टी है उनका ये एग्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्री पार्टाई, ठीक है। तो जिसे ट्राई पार्टाई हो ना, 3 लोगों का, ये 4 लोगों का एग्रीमेंट था बेसिकली यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर जो ब्रू कम्युनिटी स्टेट हो गए, इसी के साथ में यहाँ पर सेंटर हो गया, ठीक है। 2 स्टेट हो गए तो 4 का हो गया। एक साइड में तो ब्रू कम्युनिटी होगी, एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट हो गया, एक साइड में मिजोरम स्टेट हो गया, एक साइड में सेंटर हो गया। तो इनके साथ में मिलकर यहाँ पर ये एग्रीमेंट किया गया कि यार इनका सेटलमेंट करना है, जितने वापस जाना चाह रहे हैं उनको वापस लेकर जाना है, और बाकी जो त्रिपुरा में रहना चाह रहे हैं उनको त्रिपुरा में ही बसाना है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया काम, ठीक है। नॉर्मली ये जो कम्युनिटी पाई जाती है ब्रू, जिनको रेंग RENG के नाम से भी जाना जाता है, दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। ये नॉर्थ ईस्ट में किस किस एरिया में, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम के अंदर नॉर्मली पाई जाती है। तो त्रिपुरा रिकॉग्नाइज करता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल कम्युनिटी कौन सी होती है, जिनको PVTZ भी आप लोग बोलते हैं। ये ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है नॉर्मली इनको प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी, पुरानी ट्राइबल कम्युनिटी भी बोला जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जैसे आज के लिए बोला जाए कि हाँ जो OBC है उसके अंदर भी बहुत सारा पिछड़ा सेक्शन है, यानी कि जो नॉर्मली ट्राइबल कम्युनिटी तो है, पर ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी और ज्यादा गरीब आदमी, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो बेसिकली देबार कमीशन था 1960 से लेकर 1961 तक, इसके द्वारा यहाँ पर बात की गई शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर और ज्यादा है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ग्रुप है, यानी कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में जो ग्रुप है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनके द्वारा ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी और ज्यादा है, जो बुरी कंडीशन वाले हैं उनके बारे में बात की गई। ये जो ग्रुप है ये प्री एग्रीकल्चर सिस्टम को फॉलो करता है, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, आज के में भी पेड़ पौधों से चीजों को उठाकर, ये वो सारी चीजें। एक्सट्रीम लो लिटरेसी, इनको पता नहीं हमारे देश में संविधान है, देश आजाद हो चुका है, कुछ नहीं पता इनको बारे में, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं। तो इस वाली कैटेगरी के बारे में बात की गई। 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया रीनेम करना प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप एज ए प्रिमेटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि PVTZ की कैटेगरी में इनको रखा गया। और ये देवबार कमीशन इससे रिलेटेड है, जो कि आप लोग याद रखना। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप है इनको प्रिमेटिव की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। मिजोरम जो है वो टारगेट करता है बेसिकली, मिजोरम के अंदर टारगेट किया गया इनको, जिसके चलते इंडिजिनस स्टेट था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर लगभग 1997 में क्लैश हुआ, उसके चलते एथनिक क्लैश हुआ। 37,000 के करीब जो ब्रू है वो अलग अलग एरिया में, यहाँ पर ये है मामित कोलासिब, और इसी के साथ में यहाँ पर ये लुंगली, ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मिजोरम के। तो यहाँ से निकलकर ये भागे त्रिपुरा में जैसे तैसे अपनी जान बचाकर, ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये अपनी जान बचाकर भागे। और त्रिपुरा में आज के टाइम में भी कई सारे लोग जो है वो कैंप में रह रहे हैं, तो बुरी कंडीशन वहां पर देखने को मिली। तो उसी के चलते गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया यार कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब से लेके 5,000 के करीब तो रिटर्न आ चुके हैं मिजोरम में, ठीक है। 8 फेजेज में उनका रिपेट्रिएशन किया, यानी कि वापस लाया गया वहां से। और लगभग 32,000 के करीब आज की डेट में भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर में, नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर ये रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 32,000, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। जनवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोरम और त्रिपुरा और जो ब्रू ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर थे, इनके द्वारा चारों के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये क्वाड्री पार्टाई जो एग्रीमेंट था ये साइन किया गया। तो इसमें कई सारी चीजों का बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की गई। अंडर होम मिनिस्ट्री जो कि अमित शाह जी के अंडर में है, उनके द्वारा बेसिकली बात की गई कैसे इनको सेटलमेंट करना है त्रिपुरा के अंदर में। तो उसके ऊपर बात की गई, क्या क्या बात करने की बात की गई है कि यहाँ पर किस तरीके से इनको पैकेज देना है। एक तो प्लॉट इनको दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट दिया जाएगा 4 लाख का। इसी के साथ में फ्री राशन कार्ड दिया जाएगा और एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा लगभग 5,000 रुपए, 2 साल तक का 5,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर दिए जाएंगे, ताकि इनकी जिंदगी जो है वो सेटल हो सके और इनकी जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ सके। लगभग 1.5 लाख के करीब इनको खर्चा दिया जाएगा ताकि अपना घर ये बना सके। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपर एक बसाने की कोशिश की जा रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ताकि इनकी जिंदगी थोड़ी इंप्रूव हो सके, जिससे कि जो जिंदगी इनकी खतरे में आ गई है, बुरी कंडीशन बन गई है, वहां से थोड़ी लाइफ जो है सुधर सके। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में और दूसरा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो याद रखिएगा। हल्का सा आगे चलते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम क्या है इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है यहाँ पर ये जो स्कीम है ये अनाउंस की गई। बेसिकली आप लोगों को पता है, रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पर, यह प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट, प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट जो है यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर इस टाइम पर यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया सीड जो फंड स्कीम है ये अनाउंस की गई। ये बेसिकली यहाँ पर मार्क करती है 5 साल एक तरीके से हो चुके हैं जब स्टार्टअप इनिशिएटिव हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था।
तो यहां पर एक तरीका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, सीड फंड की बात आप लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई एक आइडिया लेकर आता है, कोई कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। उसके साथ में आइडिया से आप लोग कोई प्रोटोटाइप, एक उदाहरण बना लेते हैं कि हाँ हम लोगों ने ये रोबोट बना लिया, तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ में प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, मार्केट में कैसे एंट्री करनी है, कमर्शियलाइजेशन उसका कैसा कर रहे हैं ताकि लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। तो सीड फंडिंग का मतलब बेसिकली यहां पर अच्छे लेवल पर उसको स्टार्टअप को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रमोशन और इंडस्ट्री है, इंटरनल ट्रेड, वो यहां पर इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है उसके द्वारा लॉन्च की गई यहां पर 945 करोड़ रुपए की स्कीम यहां पर, जिसके चलते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो 2 साल से पुराने नहीं होना चाहिए, पता चला काफी पुराने स्टार्टअप उठाकर ले गए, नहीं 2 साल से पुराने नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके पास में 10 लाख से ज्यादा अब तक उसने मॉनेटरी फंड रिसीव ना किया हो, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ना स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, यानी कि पैसा उसको कम मिला हो, तो उसको ग्रांट मिल सकता है 5 करोड़ तक का, एलिजिबल है वो यहां पर 5 करोड़ तक के ग्रांट के लिए। अगर कमेटी जो एक्सपर्ट एडवाइजरी जो कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, तो वहां से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इनिशिएटिव है यहां पर, ये एक तरीके से ये स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम इन द कंट्री में बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि लोग जॉब सीपर ना बने, लोग जॉब गिवर बने। लोग सीकर, जॉब सीकर मतलब जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। तो एक तो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा एम है इनोवेशन की, ताकि प्रोवाइड कराई जा सके अपॉर्चुनिटी, ताकि एंटरप्रेन्योर हमारे देश में बन सके। तो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे देश में स्टार्ट हो जाएगी, तो बाहर से सामान लाना बंद करेंगे, अपने ही देश में सामान बनाएंगे, तो ये फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके चलते हमारी कंट्री में स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 में, ये स्टार्टअप इनिशिएटिव। तो स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप लोगों को जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है, और उसी को सपोर्ट करने के लिए यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में यहां पर ये आता है। तो ये 1995 में मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कुछ जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये न्यूज बड़ी प्यारी है यार, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है और काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। एक तरीका टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का पूरा कवर। नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, इसका नाम इंजेन्युटी, ठीक है। इंजेन्युटी जो परफॉर्म कर रहा है अपना एक्शन यहां पर, ये बेसिकली एक रोवर भी है यहां पर, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम जो है रोवर का, इसका नाम है यहां पर परसिवियरेंस, ठीक है। तो परसिवियरेंस और इंजेन्युटी, तो ये याद रखेगा, ये हेलीकॉप्टर है और ये रोवर है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह हो गया यहां पर ये, ठीक है। तो मंगल ग्रह के अगर चारों ओर कोई प्रोजेक्ट घूमेगा उसको बोलते हैं ऑर्बिटर, यानी कि उसके ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिटर बोलेंगे। उसकी सतह पर कोई रोबोट घूमेगा उसको रोवर बोल देते हैं नॉर्मली, कि वो सतह पर घूम रहा है, जैसे कि परसिवियरेंस, ठीक है। अब यहां पर कोई ऐसे उड़ेगा तो ये उड़ने वाला जो प्रोडक्ट होगा इसको हेलीकॉप्टर बोलेंगे। तो पहली बार मार्स पर इस तरीके से कोई हेलीकॉप्टर भेजा गया है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो पावर्ड फ्लाइट थी यहां पर अर्थ के ऊपर, तो यहां पर राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, 1903, यानी कि यहां पर 1903 में यहां पर जो एक तरीके से यहां पर ये नॉर्थ कैरोलिना के अंदर ये फ्लाइट देखने को मिली थी, ठीक है, इन केटी हैवॉक, ठीक है। तो ये पहली फ्लाइट थी जब यहां पर पृथ्वी के ऊपर कोई चीज उड़ाई गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्स के ऊपर यहां पर ये पहली फ्लाइट होगी जो यहां पर ये इंजेन्युटी रोवर उड़ाया जा रहा है। ये जो स्पिन कर रहे हैं यहां पर, ये 2400 आरपीएम के हिसाब से, यानी कि रोटेशन पर मिनट, जो मोटर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अगर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में आप लोग थे, नॉर्मली घर में भी देख लिए चक्की चलाते हैं यार, इंजन चलाते हैं, या फिर आप लोग नॉर्मली जो घास काटने का, जो चारा काटने की मशीन, गंडासा वगैरह जो चलाते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर रोटेशन पर मिनट की बात की जा रही है। वायरलेस कम्युनिकेशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है, और इक्विप्ड है यहां पर ये कंप्यूटर नेविगेशन सेंसर और 2 कैमराज भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक मिशन था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी मिशन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्यूरियोसिटी किस तरीके से चार्ज होता है। तो 3-4 स्टेटमेंट थी उसमें, तो यहां पर ये किसके साथ में, किसके लिए है मिशन। एक स्टेटमेंट थी उसमें कि कैसे चार्ज होता है, ये सोलर पावर से चार्ज होता है या फिर ये रेडियो एक्टिव तत्व से चार्ज होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व का नाम वहां पर दे रखा था। नॉर्मली कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट छोड़ा जाता है जो जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच जाती है, तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, वहां पर सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा, वो अपने आप चार्ज होता रहेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कॉमन सेंस है, क्वेश्चन वरना गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल है नेचर में, यहां पर ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, रोवर से अपने हिसाब से काम करेगा, इसी के साथ में कलेक्ट करेगा सैंपल्स वगैरह, अगर फ्यूचर में कोई मिशन जाता है उसको हेल्प करेगा यहां पर ये, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये जो हेलीकॉप्टर है, देखिए मान लीजिए कई सारी उबड़ खाबड़ एरिया है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, नॉर्मली रोवर नहीं पहुंच पाता है, तो ये तो आराम से उड़कर जाएगा ऊपर से, धरती पर चलना ही नहीं है, तो रोबोट कांट रीच, यानी कि रोवर जहां पर कांट रीच यानी कि नहीं पहुंच सकता है, वहां पर ये हेलीकॉप्टर उड़ता उड़ता पहुंच जाएगा। तो उस एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल पाएगी। तो नासा का जो परसिवियरेंस जो रोवर है यहां पर ये,
वो लैंड किया कहां पर, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये बेसिकली बात की जा रही है ज़ीरो, क्रेटर है यहां पर ज़ीरो, ठीक है, या जीरो आप लोग बोल सकते हैं अगर साइलेंट रखना है तो इसको ZEZERO। तो ये क्रेटर यानी कि एक तरीका गड्ढा आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर ये फरवरी 2021 में जाकर ये मिशन यहां पर रुका। ये जो क्रेटर है ये एक तरीके से रिवर डेल्टा बोला जाता है नॉर्मली, यानी कि ये माना जाता है कि यहां पर भी पहले पानी हुआ करता था, तो उसी के चलते यहां पर जो रॉक्स और मिनरल है उनको ये चेक करेंगे। तो एक तरीके से जो भी रिमेन्स है यहां पर ये उसको चेक करेंगे, तो पास्ट में क्या यहां पर कोई लाइफ थी मार्स के ऊपर, उसको चेक करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, हाँ या फिर ना। पता चला कुछ जादू टाइप के लोग आप लोग यहां पर कुछ दिनों बाद इंजीनियरिटी जो हेलीकॉप्टर्स में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी ग्रह पर कोई ना कोई जो जीवित प्राणी किसी न किसी तरीके से रहते होंगे। ये डिजाइन किया गया यहाँ पर एक तरीके से स्टडी करने के लिए एंशिएंट लाइफ मार्स के ऊपर में, कलेक्ट करेगा सैंपल्स वगैरह और अर्थ पर उनको भेजेगा। फ्यूचर में कोई मिशन अगर चलता है टेस्ट करेगा न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि आगे चलकर और भी ह्यूमन के जो मिशन है वो इस प्लैनेट पर यहाँ पर स्टार्ट किए जा सके। फोर्थ प्लैनेट है अगर सन से आप लोग काउंट करते हैं। पृथ्वी कौन से नंबर का है ये आप लोग बताइए। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर में, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और मार्स जो है ये हाफ द साइज अर्थ, यानी कि अर्थ का आधा साइज आप लोग इसका मार्स का देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है पर, ठीक है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए आगे चलते हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। आप बोलोगे सर सारी इंपॉर्टेंट बता रहे हो, इंपॉर्टेंट है तो ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वैसे ही नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स अभी तैयार किया गया, इंडेक्स अभी न्यूज में था यहाँ पर। ये इंडिया की जो रैंक है वो 142 है, पहले तो याद रखिएगा 180 कंट्री में से। ये इंडेक्स जो है 2002 में पब्लिश करना स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा जब गुजरात में दंगे हुए थे तब पब्लिश करना स्टार्ट किया गया, ठीक है, किसी भी तरीके से याद रख लेना। इसको बेसिकली दो नाम से आप लोग बोल सकते हैं, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, ठीक है, RSF, इसको फ्रेंच वर्ड है ये बेसिकली यहाँ पर ये, ठीक है, क्योंकि फ्रांस पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको RSF के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। या फिर नॉर्मल शब्द आप लोगों ने सुना होगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो हैं वो यहां पर इसको तैयार करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ये शब्द आप लोगों को पता होने चाहिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर यहां पर ये रिपोर्टर्स सैंस जो फ्रंटियर्स हैं, ठीक है। तो ये इसी का नाम है यहां पर ये, ठीक है। तो ये बात की जाती है तो कहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये फ्रांस के अंदर है, और यहां पर ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो कि कंसल्ट करती है यहां पर एक तरीके से यूएन के साथ में भी, यूनेस्को के साथ में भी और काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ में भी। तो एक अच्छा खासा स्टेटस ये रखती है, कंट्री को रैंक करती है अकॉर्डिंग टू जर्नलिज्म का जो फ्रीडम है वहां पर ये, यानी कि वहां पर जो पत्रकारिता है वो कितने आसानी से वहां पर देखने को मिलती है, तो उसके बारे में ये बात करती है। अगर बात की जाए यहां पर अभी क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म कैसा है उसके बारे में बात करती है, पर लेकिन इसको एक इंडिकेटर नहीं माना जाता है कि बिल्कुल कि हाँ ये फिक्स कर दी है चीजें, ठीक है। कई सारी चीजें चेक करते हैं यहां पर ये नॉर्मली, अगर आप लोग देखें यहां पर तो क्या क्या चीजें चेक करेंगे तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर प्लूरलिज्म के बारे में बात करते हैं, बहुदलवादी नीति, ठीक है, मीडिया की इंडिपेंडेंसी कितनी है, इन्वायरमेंट कैसा है, सेल्फ सेंसरशिप है या फिर वहां पर कोई अलग से लॉ बनाकर सेंसरशिप लगा रहा है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या कैसी है मीडिया की कि आराम से काम हो पा रहा है, पता चला वहां पर ऊपर से कुछ ना कुछ हरकतें चल रही हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि ये बेसिकली एक तरीके सपोर्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ न्यूज और इंफॉर्मेशन को। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, मान लीजिए कहीं पर आग लगी, वो आग लगी और वहां पर कई सारे लोगों की जान चलेगी, ठीक है, तो लोगों की जान चली गई तो फिर वहां पर उसको एक तो मीडिया ये बता रहा है कि यार वहां पर आग लगने की वजह से किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से लोगों की जान चली गई, एक ये बता रहा है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से वहां पर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के इन लोगों की जान चली गई और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने वहां पर आग लगाई है, ठीक है। तो ये एक तरीके से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसी हरकतें न्यूज मीडिया करता है, तो इंडिपेंडेंट और एक तरीके से न्यूट्रल नहीं रहता है। 142 रैंक है इंडिया की, अभी बात करें। इसी के साथ में नेपाल की 106 है, श्रीलंका की 127 है, भूटान की 65 है जो काफी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं, पाकिस्तान की 145 है और चाइना की यहां पर 177 रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। चाइना की रैंक ईरान की लगभग यहां पर आप लोगों को 174 देखने को मिलेगी, ठीक है। एरिट्रिया करके एक कंट्री है यहां पर ये अफ्रीका के अंदर, उसकी रैंक जो है 180, यानी कि लास्ट में उसने टॉप किया गया है। नॉर्वे टॉप पर है, फिनलैंड यहां पर और स्वीडन, नॉर्वे फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है। तो NFS, ठीक है, तो ये टॉप पर कंट्री है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ और बातें की जाए, जर्नलिज्म जो है यहाँ पर कई सारे अटैक देखने को मिलते हैं, पुलिस ने अटैक कर दिया, इसी के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्रुप है उनसे अटैक कर दिया, क्रिमिनल जो ग्रुप है या फिर लोकल जो ऑफिसर है उनके द्वारा अटैक कर दिया गया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी के साथ में कई बार ये हेट क्राइम जो कंपेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इनके खिलाफ चलाए जाते हैं, इसी के साथ में कई बार टारगेट किया जाता है वुमेन को भी यहाँ पर, तो कई सारे आप लोग यहाँ पर इनके ऊपर वॉयलेंस देखने को मिलेंगे। वैसे तो हमारी कंट्री में कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, लॉ नहीं है इसके
इसके लिए प्रॉपर, तो कि यहाँ पर सपोर्ट कर सके। पर लेकिन आर्टिकल 19 है जो फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, तो 19वां आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर कोई ऐसा प्रॉपर यहां पर ऐसी बातें नहीं है, पर लेकिन संक्षेप में आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बात करता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसके अंदर यहां पर मीडिया भी निकल कर आ जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो मीडिया भी यहां पर इसी के अंदर मेंशन है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पास्ट में भी, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, डायरेक्ट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इन्वायरमेंट के बारे में, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। जो बाइडेन जी काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा द रिपोर्ट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, कई सारे जो राज्य हैं उनको बोला गया है 3 कैटेगरी में, हाई वल्नरेबल, लो मिडिल वल्नरेबल या फिर वल्नरेबल, तो 3 कैटेगरी में डाला गया है। झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर और ये जो राज्य हैं इनको हाईली वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा मध्य जैसे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम या फिर पंजाब, इनको लो मिडिल वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, नागालैंड, गोवा और महाराष्ट्र, इनको यहां पर लोअर वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। आप लोगों का राज्य कौन सा है और उसको किस कैटेगरी में रखा गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये आप लोग बता सकते हैं। अब आप लोग को पता भी होना चाहिए कि उस रिपोर्ट के हिसाब से कहां पर रखा गया है, अगर क्वेश्चन भी बन जाए इंटरव्यू वगैरह के अंदर। हाई वल्नरेबिलिटी में जैसे कि मैक्सिमम हर एक राज्य के कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, पर नॉर्मली आसाम, बिहार और झारखंड के 60% के करीब डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि हाई वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो करंट स्टेटस के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से इंडिया जो है वो नेशनली डिटरमाइंड प्रोग्राम लेकर चलता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो उसके चलते यहां पर बेसिकली ये रहता है कि इसको फॉलो कर हम लोग को चलना है कि कैसे जो इन्वायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं कि कैसे रिड्यूस करना है एमिशन को, उसके बारे में बात की जाती है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, तो उसको असेसमेंट को यहां पर ये सपोर्ट करते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं और स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में निकलकर सामने आता है। अगर बात करें यहां पर ग्रीन फंड या फिर एडेप्शन फंड या फिर फंड फॉर मल्टीलेटरल या बायलेटरल एजेंसी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए कोई भी काम होता है ना, बेसिक उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, बिना पैसे के कोई काम स्टार्ट नहीं होता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज को भी आप लोगों को टैकल करना है तो जो अमीर कंट्री है उनको गरीब कंट्री को पैसा देना पड़ेगा, तभी सिचुएशन यहां पर सुधरेगी। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि पैसा लेकर आना चाहिए कम से कम वहां से, या फिर टेक्नोलॉजी लेकर आओ, तो वो सारी बातें। क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी इंडिया में भी काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत होती है तब इनको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम जैसे कि हीट वेव की वजह से, सूखे की वजह से, फ्लड की वजह से या फिर जंगल में आग लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है हमारी कंट्री में हर साल। तो ये चीजें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इंडिया जो है वो टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में आती है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के हिसाब से बात करें अगर हम। इसी के साथ में ये जो इंडेक्स है ये ग्रीन वॉच के द्वारा यहां पर, जर्मन वॉच के द्वारा यहां पर ये थिंक टैंक है, ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इंडिया की रैंक 7th है, मैंने टॉप 10 के अंदर बोला ना, तो ये याद रखिएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ये जर्मनी में, जनवरी में ये बेसिकली देखने को मिला था। तो 7th है इंडिया की रैंक। तो यहां पर जर्मन वॉच यहां पर ये इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहां पर इससे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछ लिए जाते हैं, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। ये बेसिकली बात करें ज्योग्राफी के न्यूज के बारे में, और ज्योग्राफी भी हमारे पड़ोसी देश के साथ में यहां पर बात की जा रही है, तो समझ लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ये एक पक्षी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़ा पक्षी माना जाता है नॉर्मली आज की डेट में, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में ही पाया जाता है। इंडिया में तो इसकी काफी इज्जत की जाती है। स्टेट जो बर्ड है राजस्थान स्टेट के अंदर में इसको स्टेट बर्ड की कैटेगरी में डाला गया, पर लेकिन पाकिस्तान में इसके साथ में बड़ी जाति की जाती है। जाति मतलब इस तरीके से शिकार किया जाता है इसका। अभी यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यहां पर ये प्रोटेक्टेड जानवर है, पर लेकिन पंजाब के अंदर, जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर यहां पर जिसको कोलिस्तान बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया, तो उसके अंदर यहां पर इनका शिकार किया गया। और शिकार भी यहां पर इनके आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सनल थे उनके द्वारा किया गया। तो ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इंडिया के अंदर में। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में अगर बात करें, जो यहाँ पर एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज मानी जाती है, ये बेसिकली हमारी कंट्री माहौल है इसके अंदर, राजस्थान और गुजरात के अंदर जहां पर ये रहता है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी काफी स्मॉल पॉपुलेशन इक्का दुक्का पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर
जो बेसिकली यहाँ पर ये कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसके तहत ये मर जाते हैं, या तो कई बार यहाँ पर जो तार नहीं बिछाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने खेतों में देखा होगा तार बिछा देते हैं तो उससे कनेक्ट कर कर मर जाते हैं, ठीक है। हंटिंग की जाती है पाकिस्तान के अंदर जैसे, और इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं जहां पर ये रहते हैं, ठीक है, या फिर उनको कम किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए खेती की जा रही है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा सदमे में आ गई है, तो काफी कम संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ट्रेड जो किया जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज का, वाइल्ड जो फ्योना और फ्लोरा है यहाँ पर ये, तो पेड़ पौधे और फूल पत्ती दोनों आते हैं इसके अंदर। उसके अंदर अपेंडिक्स 1 में इसको डाला गया है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड में इसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में डाला गया है। यानी कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इसको रखा गया है ताकि कोई कंडीशन देखने को न मिले, खराब काम कोई न हो। तो ग्रासलैंड हैबिटेट जो है कोलिस्तान जो डेजर्ट है जैसा पाकिस्तान के अंदर, ऐसा ही बिल्कुल माहौल राजस्थान डेजर्ट जो आप लोगों को नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा जहां पर ये पक्षी पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान के अंदर इसको स्टेट बर्ड की कैटेगरी में रखा गया ताकि कोई इसके साथ में गलत काम देखने को न मिले, ठीक है। तो ये था डिस्कशन। तो अगर किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अभी जो रिवीजन करेंगे या फिर जो क्विज होगा वो देखकर जाना है। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग यहीं पर बंद कर सकते हैं। तो ये था न्यूज, अभी यहां पर डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये पर्सनैलिटी का नाम बताना है, पहचानो कौन, ठीक है। आप बताइए नीचे यहाँ पर। पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, 4 इंपॉर्टेंट न्यूज देखी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, डिटेल में समझा इसके बारे में, ठीक है, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर जो बेसिकली क्यूबा के बारे में समझी कुछ न्यूज। नेशनल न्यूज में बात करें तो कुंभ का मेला और उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी। स्टेट न्यूज में मिजोरम जो ब्रू रिफ्यूजी हैं उनके बारे में हम लोगों ने बातें जानी। वनरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा। इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली स्टार्टअप के बारे में, क्या क्या फंडिंग है और क्या क्या स्कीम है, वो सारी चीजें समझी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर जो कि नासा का है उसके बारे में समझा, काफी डिटेल में पता होना चाहिए आप लोगों को। सर्वे में यहाँ पर ये बेसिकली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जाना, बहुत प्यारी न्यूज थी, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट में क्लाइमेट वनरेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसके बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में, और इसी के साथ में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की। ज्योग्राफी के जो एरिया के जो हम लोगों ने इंडियन ग्रेट बस्टर्ड के बारे में जानने को मिला। तो ये था लेक्चर। आइए अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो नेशनल पंचायती राज डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कब से, ये आप लोगों को बताना है। पोंजी किसके नाम पर इसका स्कीम का नाम रखा गया है। कोल्ड वॉर के टाइम पर कौन सी कंट्री थी, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसकी वजह से यहां पर काफी क्राइसिस हो गया था। रिफ्यूजी किस से किस राज्य में यहां पर सेटल करने की बात की जा रही है। SISFS, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। हेलीकॉप्टर का नाम आप लोगों को बताना है मार्स पर यहां पर जो देखने को मिल रहा है। इंडिया की रैंक क्या है यहां पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में। आर्टिकल कौन सा है यहां पर, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है और स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में जो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2021 है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, हमारी रैंक कितनी है ये आप लोग को बताना है। तो एक क्वेश्चन है जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। आइए थोड़ा सा रिवीजन भी यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड जो बुक एंड कॉपीराइट डे के बारे में, तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा हाइड्रोजन राउंड टेबल जो टाइटल है यहां पर हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड इंडियन जो डायलॉग है 2021, ये वर्चुअल फॉर्मेट में ये अभी देखने को मिला, ठीक है। किसके द्वारा डिसाइड किया गया, और यहां पर NSV ये क्या है जिसके तहत यहां पर मैंडेटरी किया गया रोड की कंडीशन को चेक करने के लिए। तो ये एक तरीका है रोड की कंडीशन को चेक करना, क्या सही है क्या गलत है, तो किसके द्वारा ये बेसिकली फॉलो करना है ये बोला गया है, ठीक है। रिसेंटली कौन से राज्य गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिकली लिंगराज टेंपल है उसमें अभी एंट्री करने से मना कर दिया, क्योंकि उससे कई सारे जो प्रीस्ट हैं यहां पर जिनको सेवायात्स भी बोला जाता है वो कोरोना वायरस ग्रसित पाए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें टेंपल के अंदर यहां पर हरि हरा दो नाम यहां पर देखने को मिलेंगे। हरि किसके लिए है और हरा किसके लिए है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। हरि हरा दो भगवान के नाम बेसिकली यहां पर लिए जा रहे हैं, लॉर्ड्स के नाम, तो इनके नाम आप लोगों को बताने हैं। ऑथोरिटी बेसिकली यहां पर आप लोगों को बतानी है कौन सी कंट्री के द्वारा अभी यहां पर बिटकॉइन का नाम सुना है ना, उसी के पैटर्न में बिटकॉइन लाया जा रहा है यहां पर ये, तो कौन सी कंट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ARIES एरीज, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है आदित्य L1 के लिए, जो कि सूरज के लिए मिशन है 2022 में भेजा जाना है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहां पर लोकेटेड है, जो कि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो वोल्केनिक इरेप्शन देखने को मिला कैरेबियन वाले एरिया में। इस वोल्केनो का नाम बताना है जिसकी जो बेसिकली राख वगैरह है वो इंडिया तक भी पहुंच रहा है, इसका धुआं वगैरह, ये बातें की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
आइए बात कर लेते हैं, यहां पर आंसर देख लेते हैं। आप लोग आंसर देखें, यहां पर कितना स्कोर रहा वो जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के बारे में। तो यहां पर शेयर ए स्टोरी, ये थीम है बेसिकली यहां पर, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो उसको शेयर करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। तो ये है जिसके द्वारा हाइड्रोजन राउंड टेबल जो टाइटल रखा गया, राउंड टेबल का मतलब मिलकर सब बैठकर बातें करेंगे, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड इंडियन डायलॉग 2021 इसका नाम रखा गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा नेटवर्क सर्वे व्हीकल, ये एक मशीन है जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, ये बेसिकली यूज करने की बात की जा रही है रोड की कंडीशन को चेक करने के लिए, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें उड़ीसा गवर्नमेंट है यहाँ पर, क्योंकि उड़ीसा के अंदर है लिंगराज टेंपल जिसके बारे में बात की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हरिहरा, हरि का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली विष्णु और हरा का मतलब होता है शिव, ठीक है। तो इसके नाम पर यहाँ पर ये अथॉरिटी देखने को मिलेगी। ब्रिटेन के द्वारा बात की जा रही है बिटकॉइन के बारे में, जैसे बिटकॉइन होता है ना, ऐसी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन जो कि बैंक के द्वारा यहाँ पर गाइड की जाएगी। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस जिसको एरीज बोलते हैं, ये नैनीताल उत्तराखंड के अंदर में है। तो ये आदित्य अल्वन विजन के लिए यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट सेंटर का काम करेगा, ठीक है। तो याद रखना ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर ये इसके बारे में बात की गई। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर ये एमिशन देखने को मिला सल्फर डाइऑक्साइड का, किससे, यहाँ पर कैरेबियन एरिया में यहाँ पर ला साउफेरिल, ठीक है। तो ये वोल्केनो है बेसिकली, तो यहां से ये निकल कर आया सल्फर डाइऑक्साइड जो राख वगैरह या फिर धुआं वगैरह, ये तो ये पहुंचा इंडिया में भी, बोला जा रहा है कि ये पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना रिवीजन के लिए, और फीडबैक जरूर दिया करो यार। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा बताना, बुरा लगता है बुरा, अगर बुरा लगता है तो डिसलाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है। और बताना जरूर कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। आसपास सफारी के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।